तो बच्चों देखो, हम लोग पढ़ रहे थे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हम लोगों ने शुरू कर दी थी और कुछ प्रॉब्लम भी पिछले टर्न पे किया था। तो उन प्रॉब्लम्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और पूरी बात जो समझ में आ गया था। तो आप लोगों ने बोला था फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इट इज इक्वल टू ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा, यही होता है। और इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया भी था, ईमानदारी के साथ पूरी। तो अगर पूरी ईमानदारी के साथ किया था तो मैं आपको पूछूं कि अब आप लोग देखिएगा, आपसे पूछा जाए फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्फीयर। एक स्फीयर ऐसे दिया है जिसका रेडियस r है और इसके सेंटर पे एक चार्ज q रखा है, q नॉट सेंटर पे। चलो, तो इस प्रॉब्लम को हमें करना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम डायग्राम से ही क्लियर सॉल्व करते हैं। अब तो बच्चों देखो, क्या है कि इससे बहुत सारे लाइंस निकलेंगे, इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा था कि क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो होता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो एक छोटा सा स्फीयर पे मैं स्फेरिकल पार्ट काट लूँ, डिफरेंशियल एरिया, छोटा सा एरिया, एक डिफरेंशियल एरिया काट के सरफेस पे, ऐसे सरफेस होता है स्फेरिकल, तो छोटा सा एक काट के स्फेरिकल पार्ट उस पर गिन लें और इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पे देखो, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन यही होगा। क्या पूरे सरफेस पे देखो, हर जगह, चाहे यहाँ पे काट के देखो, देखते अगर, तो भी एरिया वेक्टर इधर ही रहता। तो क्या हर जगह एरिया वेक्टर, क्या एक बात तो कंक्लूड कर सकते हो, E इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई ए, डिफरेंशियल फ्लक्स जो हो जाएगा वो E इंटू डी ए, कॉस डी ए डिफरेंशियल एरिया। तो E की वैल्यू सरफेस पे, R दूरी पे E की वैल्यू, अब ये तो मैग्नीट्यूड हो गया क्योंकि E डॉट ए होता है, जो कि हम लोग E डॉट डी ए लिख सकते हैं क्योंकि एंगल कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो डी फाई जो हो जाएगा, E की वैल्यू लिख सकते हैं के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और डी ए। अब इंटीग्रेट कर दें पूरे सरफेस के लिए, तो फ्लक्स जो हो जाएगा के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ये तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, डी ए का एरिया पूरा एरिया बन जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गया, के की वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू 4 आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो फ्लक्स की वैल्यू आ गया क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत ध्यान से इस रिजल्ट को समझो और इस एक्सप्लेनेशन को समझो कि क्या ये रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट जो है, दिस रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। वो रिजल्ट तो इस बात
पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि वो स्फीयर के अंदर था कि कहाँ था। ये रिजल्ट कोई देख के बता सकता था क्या कि ये स्फीयर के लिए इंटीग्रेशन किया गया? वो तो बस एक चार्ज की वैल्यू है, टोटल कितना चार्ज है अंदर और एप्सिलॉन नॉट है, बस यही है। तो ऐसा रिजल्ट आने के बाद लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर ये स्फीयर के अंदर ना होता, एक ऐसे किसी आर्बिट्रेरी शेप के अंदर होता ये पॉइंट चार्ज, तो भी, क्योंकि हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, जितनी लाइंस इससे निकले होंगी टोटल। अगर 8 लाइंस, एक एग्जाम्पल के लिए अगर 8 लाइंस हम मान के चलें, तो 8 अगर यहाँ से निकल रहा होगा, इस क्लोज सरफेस से निकल रहा होगा, तो वो दूसरा क्लोज सरफेस होता तो भी तो 8 ही निकलता, क्योंकि वो तो 8 निकलना, ये तो चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसको अगर यहाँ पे चाहे हम कह रहे हैं कि इसके अलावा अगर आप क्यूब के अंदर रख देते तो भी तो भाई वो निकलता कितना, 8 ही लाइंस निकलती ना, उतनी ही लाइंस निकलती ना। वो चाहे मतलब ज्योमेट्री पे इससे इंडिपेंडेंट है, वो किसके अंदर रखा गया है इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे स्फीयर के अंदर ही अगर रखा गया है, तो अगर ऐसे रहता, अगर ये समझो ये तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस है, तो वो केवल अंदर कितना चार्ज है इस पे डिपेंड किया। तो अगर ये चार्ज यहाँ न रख के यहाँ रखा गया होता Q0, क्या तब भी उस स्फीयर के अंदर से जो लाइंस निकलती वो तब भी वही होती? मतलब इसके लिए कैसा भी रखा हो। देखो पूरी बात समझो, बहुत बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये बात। जिसको चमक गया तो उसको पूरा गॉस थ्योरम चमक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान सुनो। हम क्या कैलकुलेट करने चले थे? फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस आप पता करने जा रहे हो। आपको मैं बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज पे डिपेंड करता है वो, बस कितनी लाइंस निकल रही हैं। तो आप तो पूरा नंबर ऑफ लाइंस पता करने गए थे, और देखो वहाँ पे आ भी रहा है, केवल लाइंस किस पे डिपेंड कर रही हैं, नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है नंबर ऑफ लाइंस। तो लाइंस अगर मान लो, एक एग्जांपल के लिए ये वैल्यू कुछ Q की वैल्यू अगर रख दो 1 नैनो कूलम या 9 नैनो कूलम, और ये तो 9 × 10 कुछ आता है 8.85 × 10⁻12, तो वहाँ 3000 के लगभग लाइंस आ जाएंगी। कुछ अगर मान लो Q की वैल्यू 1 कूलम है तो 10⁻12 नीचे होगा, ऊपर जाएगा 10⁻12 के ऑर्डर में नंबर ऑफ लाइंस आ जाएंगे। वो कितनी भी लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। वो टोटल हमने क्या बेसिकली, अब इंटीग्रेशन में भी आपने क्या पता किया कि इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं, वही तो पता किया। एक स्फीयर है, सिमेट्रिकली हमने सेंटर पे रखा था, इमेजिन करो। तो ऐसे आपने कैलकुलेशन आसान था, सेंटर पे रखा तो कैलकुलेशन आसान था, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रख दिया तब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस के बीच एंगल 0 नहीं रहेगा। क्योंकि देखो यहाँ से निकलने वाला ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये बस 90 डिग्री पे है लाइन, बाकी ये लाइन 90 डिग्री पे नहीं है स्फीयर के लिए, तो वो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप। बड़ा खतरनाक इंटीग्रेशन, इसके लिए हमने इंटीग्रेशन करके इसलिए दिखाया कि यहाँ से आपको रिजल्ट आए। रिजल्ट ये बता रहा है, रिजल्ट आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिजल्ट ये बता रहा है कि हमने तो रिजल्ट बेसिकली क्या करना था, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस निकाल लिया, और रिजल्ट इस बात पे डिपेंड भी नहीं कर रहा है कि वो सेंटर वो किसके अंदर रखा था, क्योंकि आर तो आ नहीं रहा है। तो नंबर ऑफ लाइंस जितनी यहाँ से निकल रही हैं, ऐसे आर्बिट्रेरी किसी शेप में रख देते हो तो भी उतना ही, इसके अंदर रख दो चाहे इसके अंदर रख दो, कहीं भी रख दो, वो तो उतनी ही लाइन निकलेंगी ना। तो और जो कि देखो नंबर ऑफ लाइंस, जो यानी एक चार्ज से निकलने वाली लाइंस की संख्या वो फिक्स है, Q0/ε0 नंबर ऑफ लाइंस। ये एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसको नोट भी कर लो।
ये पूरा कंक्लूजन आप सभी को समझ में आया कि एक चार्ज से कितनी लाइन्स निकलेंगी ये इस बात पे थोड़ा डिपेंड करेगा कि वो चार्ज कहाँ पे रखा है। तुम लोग का स्कूल का बैग होता है, तुम्हारे बैग के अंदर रख दिया जाए और अंदर रखा गया है, बाहर से लोग देख रहे हैं, तो लाइंस मान लो, इमेजिन करो कि हम लोग देख पाते लाइन ऐसे निकल रही हैं, तो बैग के अंदर से जितनी लाइन निकलनी होंगी वो तो स्फीयर के अंदर रखा जाएगा तो भी उतनी ही लाइन निकलेंगी। ये धीरे धीरे ये सोचा किसने, ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ ये सोचने वाला एक वैज्ञानिक था, गॉस। ये सारा कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है। एक बात जो हम लोग को याद रख लेना चाहिए कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस। एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज से टोटल, क्योंकि स्फीयर के अंदर रख दिया गया तो आपने पूरी, एक तरीके से आपने पूरी लाइंस पता की, तो पूरी लाइंस काउंट किया तो पूरी लाइंस कितनी निकली एक पॉइंट चार्ज से, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक रिजल्ट है जो याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट और गोइंग इन थ्रू अ पॉइंट चार्ज Q नॉट इज Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट याद रखो, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी लाइन टोटल निकलेंगी, तो Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। इस बात को हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आगे अगर बढ़ें, तो टोटल लाइंस कितनी निकलनी है, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीके से देखा जाए फ्लक्स जो हो गया, तो अगर मैं बोलूँ आपको ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा जाए Q नॉट, पॉइंट चार्ज यहाँ पे रख दिया जाए, तो दोनों में किस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सोच के बताओ। हम पूछ रहे हैं दोनों ही केस में फाइंड नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से टोटल कितनी नेट लाइंस निकल रही हैं। तो ज़रा सोचिएगा, सोच के आप लोग जवाब दीजिए कितनी लाइंस निकल रही हैं। तो इससे टोटल लाइंस निकलने वाली संख्या देखो, तो इससे तो सारी लाइंस निकल रही हैं, तो इससे कितना आंसर आ जाएगा फ्लक्स का, Q नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट लाइंस, ठीक है। इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं, तो जितनी लाइंस देखो आपको दिखाई दे रहा हो, इस स्फीयर के लिए देखोगे तो जितनी लाइंस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं उतनी ही अंदर आती हुई भी दिखाई दे रही है, तो नेट लाइंस कितनी हो जाएंगी फ्लक्स, 0। क्योंकि इंटीग्रेट करोगे अगर आप लॉजिकली, तो कितनी लाइंस आपसे पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से कितनी लाइंस निकल रही हैं ये आपको बताना है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे चला जाए तो यहाँ से फ्लक्स तो इतना आएगा, लेकिन इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर आपको पूछा जाए एक हेमीस्फीयर रख दिया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक हेमीस्फीयर रख दिया जाए सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे पॉइंट चार्ज Q नॉट रख दिया जाए, तो बताओ कितना फ्लक्स होगा। तो हेमीस्फीयर को तो समझ में आ रहा है आप सभी को, ये सरफेस पे और इसके ऊपर सारे लाइंस तो जाएंगी, नीचे के जो लाइंस होंगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है आधी लाइंस हेमीस्फीयर से बाहर निकलती हुई दिखेंगी हमें, आधी तो नहीं, यही तो कमिंग आउट
फ्रॉम द स्फीयर, इतने ही तो लाइन्स हैं जो कि मतलब स्फीयर से निकलती हो। तो ठीक है, ये दिख रहा है आप सभी को, ये आप सभी को समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए इस बात का कि कितनी लाइन्स। यानी एक बात समझ में आ गया, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चों यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो टोटल कितनी लाइन्स होंगी, तो इससे भी दोनों से जोड़ के टोटल फ्लक्स यानी कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन चारों रिजल्ट को अगर कंक्लूड करो तो आप चारों रिजल्ट को देख के कंक्लूड करो तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि भाई हमने देखा कि फ्लक्स का मतलब हुआ कि स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स का मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, तो वो कितनी लाइन स्फीयर या क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा है, ये तो इसी बात पे निर्भर कर रहा है कि चार्ज कितना अंदर है। यानी फ्लक्स जो कैलकुलेट किया गया वो तो आ रहा है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो फ्लक्स आया। अगर आपसे पूछूं मैं कि आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक चार्ज Q3 है, यहाँ पे एक चार्ज Q4 है, इस स्फीयर से कितनी लाइन्स निकलेंगी। तो इसकी वजह से इस जगह पे मान लो एक छोटे से जगह पे देखना चाहूँ, इसकी वजह से जितनी लाइन से एक बार एंटर करेंगे उतनी निकल जाएंगी। तो इसकी वजह से फ्लक्स, मैं पूछूं फ्लक्स ड्यू टू Q1 जीरो, आप बोलोगे फ्लक्स ड्यू टू Q3 जीरो, फ्लक्स ड्यू टू Q1 एंड Q2, तो वो Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों की वजह से जितनी लाइन्स निकलेंगी वही तो होगा रिजल्ट। ठीक है ना। ये फ्लक्स टोटल, तो चारों चार्जेस की वजह से मैं पूछूं, चार आसपास चार्जेस रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक अगर फ्लक्स का इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से देखा जाए तो होता है E डॉट डी ए, मान लो डिफरेंशियल एरिया, ये डिफरेंशियल एरिया डी एल है, तो इस जगह पे किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यार, 1 2 3, इस पॉइंट चार्ज पे आप लाइन, तो आपको पहले भी पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रिक लाइन कहीं भी दिखाई देंगी तो वो नेट दिखाई देगी उस जगह पे, ना कि किसी एक इंडिविजुअल चार्ज की वजह से दिखाई देगा। तो टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल फ्लक्स तो आया यही, और लेकिन टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट है आंसर इंटीग्रेट करने के बाद। लेकिन ये E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। E1 क्या है, ड्यू टू इस जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, मतलब आपको मैं इधर समझा दूं, तो इस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q4 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, सबकी वजह से E1 E4 E3 E2 एरिया वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट जो लेना होगा वो इस सबको, क्योंकि ये न तो ये दिखाई देगा, न तो ये दिखाई देगा, न तो ये सबका रिजल्टेंट दिखाई देगा। मतलब आपको जो लेके चलना है उसमें आप क्या लोगे, ई नेट एरिया वेक्टर ये हो जाएगा प्लस ई नेट, ये आपको लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन करते समय। ठीक है, तो
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको की वजह से भी अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया तो ये तो बाद में इंटीग्रेट करते समय इसका भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मैं उनको समझा दूँ यहाँ पे छोटा सा डायग्राम से। कि बेटा एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे है, तो इससे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच एक्यूट एंगल है, लेकिन यहाँ पर आप देखने जाओगे तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव फ्लक्स होगा तो यहाँ पॉजिटिव फ्लक्स होगा। पूरे इंटीग्रेशन में आप देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव का सब फ्लक्स जीरो हो जाएगा नेट। आपको याद आ रहा होगा क्यूब वाला जब मैं कराया था, यहाँ से नेगेटिव, यहाँ से उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पूरी बात समझ में आ गया आप सभी को कि इंटीग्रेशन में ई क्या होगा। ई ड्यू टू ऑल द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द हाँ ठीक है, चलो किसी भी मतलब देखो आप समझो कि सॉलिड स्फीयर की वजह से सेंटर पे चार्ज रखा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना आया, वो Q0/ε0 है। इससे कंक्लूड करते 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 धीरे धीरे लोगों को चमका कि फ्लक्स का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया Q∞/ε0, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, E.dA। ई क्या है, ई नेट मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस present either inside or outside the surface। मतलब यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फाई की वैल्यू, मतलब इंटीग्रेट करने जाओगे तो E.dA। ठीक है ना। एक मैथ्स में आगे जो कि आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत आगे आप पढ़ोगे कि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे एक छल्ला बना देते हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्लोज लूप इंटीग्रेशन, इसका सिंबल है सरफेस इंटीग्रल। ठीक है ना, क्लोज का मतलब है क्लोज, पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितना आएगा, Q2/ε0। Q2 क्या है, अंदर का चार्ज, Qin क्या है, चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। ये बात आप सभी को याद रखना है, पूरी तरह से ईमानदारी से समझना है ये बात। इस बात को मैं बोलूं तो बच्चों कितना चमत्कारी बात है कि मैं बोलूं कि मैथ्स फेल हो जाएगा यहाँ पे। ये इसलिए इतना बड़ा, ये जो रिज़ल्ट है, ऑब्जर्वेशन है, यही थ्योरम है, इसी को कहते हैं गॉस थ्योरम। इसी का नाम क्या है, गॉस थ्योरम। गॉस के आने से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे इसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से, आज भी कैलकुलेट करते हैं, अभी अभी आपने शुरू में वही किया था। लेकिन ज़रा सोचो, यही क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए, आप सोचो किसी भी इंटीग्रेट करने चलोगे, छोटा सा एरिया डिफरेंशियल लोगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा,
आपके प्राण निकल जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल निकालते निकालते ही। ये तो एक जगह है ना, एक जगह आपने कैलकुलेट किया, पूरे सरफेस के लिए आप मतलब हर छोटे छोटे टुकड़े के लिए अलग अलग एंगल आएगा और आपके प्राण निकल जाएंगे। इंटीग्रेट की बात ही अलग है, वो हो ही नहीं सकता। मतलब ये फ्लक्स कैलकुलेट करने का जो पहले तरीका था वो तो मतलब, हाँ ये लोग देखो, जैसे एक होता है ना कि हमें पता है कि क्यूबिक, एक आप लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो, क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में, x⁻³ वाला ऑर्डर का। तो क्यूबिक का एक रूट पक्का होगा, 100% रूट होता है ना सॉल्यूशन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बता नहीं सकते उसको, बस कहते हैं होगा, हमें पता नहीं लेकिन होगा। तो ये चमत्कारी आंसर इन्होंने बोल दिया, इन्होंने एकदम से पूरा समझ लो चमत्कार मचा दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप इससे इंटीग्रेट करोगे और जो आंसर आएगा वो मुझे पहले से ही पता है, यही आएगा। मतलब कई बार 90% केसेस में टफ प्रॉब्लम में, अभी आपको इसी केस में सोचो तो आप इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, हमसे इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आंसर ज़रूर बता देंगे। ये चमत्कार उन्होंने कर दिया कि वो आंसर बता के चले गए कि आप देख के आंसर बता दोगे, इंटीग्रेट तो नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन आंसर पता है। ज़रा सोचो, इतना बड़ा बात। तो इसी को बोलते हैं गॉस थ्योरम। क्या है ये? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम ने क्या बोला कि ये जो फ्लक्स का कैलकुलेशन है, इस फ्लक्स के कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आएगा वो Q∞/ε0 आएगा। गॉस थ्योरम क्या बोल रहे हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द, डायरेक्ट आंसर वो बोल रहे हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, आप खुद बताओ पहले किसका प्रोडक्ट है ये रिजल्ट? Qin और 1/ε0 का प्रोडक्ट ही तो है। ध्यान से देखो तो ये 1/ε0 इंटू Qin, यही तो है। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस एंड कांस्टेंट पैरामीटर 1/ε0। ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट है, जो लिखा हुआ है इसी को बोल देना है, यही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? अब जैसे मान लो कल के दिन तुम्हारा यहाँ पे Q3 भी होता, तब तुम्हारा देखो यहाँ पे Q3 भी होता, ये तो हमें पता है, ये टोटल लाइन इन्हीं दोनों से ही निकलेंगी, इससे तो निकलेंगी नहीं। कितना आसान से की दुनिया हो गई कि इन दोनों से ही निकलेगा, इससे तो निकलेगा ही नहीं, तो हम बता दिए। और लेकिन इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, हमसे कोई कहे इंटीग्रेट करके बताओ तो हम नहीं बता सकते, कोई भी नहीं बता सकता इवन, लेकिन हमें आंसर पता है। ये चमत्कार उन्होंने बता दिया। कहा उन्होंने कि इससे क्लोज सरफेस से जो टोटल लाइंस निकलेंगी वो इसके अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट जितने चार्ज हैं टोटल उनका और 1/ε0 का प्रोडक्ट है। फिर से एक बार स्टेटमेंट सुन लो आप लोग। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux coming out through the closed surface is equal to the product of sum of all the charges present inside the closed surface into constant parameter 1/ε0। यही स्टेटमेंट है उनका, बस यहाँ से कहानी शुरू होती है। ठीक है, गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम की कहानी क्या, अब तो बहुत आसान हो गया। गॉस थ्योरम ने फ्लक्स बताना एक मतलब उस समय की क्रांति उन्होंने ला दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में। टेक्निकली हम आपको बताएं ना, बड़े स्तर पे जब आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन वगैरह में, तो पहले गॉस थ्योरम ही पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हम लोगों ने 12th में गॉस थ्योरम पहले इसलिए नहीं पढ़ा कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, पहले पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब गॉस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ लिया पूरा।
तो गॉस थ्योरम के हिसाब से आप लोगों ने सारे आंसर भी बता दिए, ठीक है। अब मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ज़रा सोच सोच के आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को बच्चों पूछूं Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो बाउंड्री है, ये जो सरफेस है, क्लोज्ड फिगर का जो बाउंड्री होता है, उस क्लोज्ड फिगर के बाउंड्री को कहते हैं गॉसियन सरफेस।